डियर स्टूडेंट्स, साम्यवादी व्यवस्था की संविधानवादी व्याख्या को स्पष्ट करते हुए आज हम उसके तीसरे एस्पेक्ट या तीसरा जो मॉडल है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, उसको स्पष्ट करेंगे। जहाँ तक विकासशील राष्ट्र की अवधारणा का संबंध है, उसमें दो तत्व बिल्कुल स्पष्ट हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वैचारिक स्तर पर विश्व में तीन विश्व की अवधारणा ने बहुत अधिक जो शैक्षणिक जगत था उसमें विचार होने लगा। पहली अवधारणा वो थी जिसमें विकसित राष्ट्रों की अवधारणा थी, जिसमें विकसित राष्ट्र थे राजनीतिक दृष्टि से सुरक्षित, स्थायित्व वाले, आर्थिक रूप से विकसित, और दूसरे राष्ट्रों को एक मॉडल, एक प्रतिमान के रूप में प्रस्तुत करते थे अपने आप को। दूसरा विकासशील राष्ट्रों की अवधारणा थी जहाँ उनकी अपनी अपनी राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थितियों की अपनी अलग एक भिन्न प्रकृति थी। मूलतः इसमें एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र भी सम्मिलित थे। और तीसरी राष्ट्र जो अवधारणा थी वो अविकसित या अर्धविकसित राष्ट्रों की थी, जहाँ पर अभी राजनीतिक सामाजिक अस्थायित्व चरम पर था। वस्तुतः जब हम संविधानवाद की अवधारणा की बात करते हैं तो इसका सीधा संबंध हम उन व्यवस्थाओं से मानते हैं जब सरकार पर सीमित शासन, नियंत्रित शासन, लोकतांत्रिक उदारवादी शासन करने के लिए यह अपेक्षा की जाती है कि वो ऐसे संविधान की रचना करेगा या वहाँ का जो संविधान है उसका अनुपालन लोकहित में करेगा। इस दृष्टि से जो मौलिक अवधारणा है संविधानवाद की, वो पश्चिमी उदारवादी अवधारणा मानी जाती है। लेकिन चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हमने पूरे वैश्विक परिदृश्य में देखा कि एक कम्युनिस्ट ब्लॉक, एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, एक कम्युनिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी हमें देखने को मिला, तो हम दोनों कॉन्सेप्ट्स का कंपेयर करते हैं। लेकिन एक तीसरी अवधारणा के रूप में जो हम विकासशील राष्ट्रों का संदर्भ लेते हैं, उसका मूल उद्देश्य ये स्पष्ट करना है कि ये ऐसी अवधारणा है, ये ऐसी व्यवस्था थी, ये ऐसा मॉडल था कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। आज भी कई राष्ट्रों में इसके जो प्रत्यक्ष जो लक्षण हैं वो दिख पाते हैं, जिसमें ना तो पूरी तरह से उदारवादी लोकतांत्रिक मूल्यों की व्यवस्था थी और ना ही ऐसे साधन थे जो उदारवादी पश्चिमी लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने अपनाए जा रहे थे, और ना ही वैसे स्पष्ट लक्ष्य थे जैसे कि साम्यवादी अवधारणा के रूप में हम वर्गविहीन, राज्यविहीन समाज की अवधारणा के रूप में देखते हैं। इनमें से अधिकांश राष्ट्र वो थे जो या तो किसी न किसी रूप में उपनिवेश रहे हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पूर्व, या जहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियाँ इस प्रकार की थी कि उन्हें एक स्पष्ट राजनीतिक आधार और स्पष्ट आर्थिक ढांचा विकसित करने में समय लग रहा था। तो इस दृष्टि से देखें तो विकासशील राष्ट्रों के सामने तीन प्रमुख समस्याएं थी राजनीतिक स्थायित्व की, क्योंकि सरकारें जो भी चुनी जाती थी वो अपना कार्यकाल या तो पूरा नहीं कर पाती थी, या उनके चुनने की जो प्रक्रिया थी वो उतनी लोकतांत्रिक नहीं होती थी जितनी कि हम स्पष्ट संविधानवादी वाली व्यवस्थाओं में देखते हैं। दूसरा आर्थिक विकास, इसके दो मूल कारण, एक तो संसाधनों की कमी होना, और दूसरा अगर संसाधन उपलब्ध हैं तो उनके प्रबंधन, उनके वितरण में अव्यवस्था का होना, जिसके कारण उनका आर्थिक विकास अवरुद्ध हुआ। और तीसरा है सामाजिक पुनरुत्थान की अभिलाषा, सामाजिक पुनरुत्थान की आवश्यकता, क्योंकि लंबे समय तक सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े होने के कारण जो सामाजिक ढांचा था वो किसी भी प्रकार की नवीन व्यवस्था और नवीन परिवर्तनों के लिए एकाएक तैयार होने में समय लेता था। तो इसलिए कोई भी यदि विधिक आधार पर कोई भी ढांचा निर्मित किया जाता था या नीतियाँ निर्मित की जाती थी तो वो सामाजिक जो अव्यवस्था थी, सामाजिक जो पिछड़ापन था, उसके साथ में तारतम्य नहीं बिठा पा रही थी। इस दृष्टि से जो विकासशील राष्ट्रों का संविधानवाद की अवधारणा है या विकासशील राष्ट्रों का जो संविधानवाद है वह हमें अस्थायित्व और चुनौतीपूर्ण प्रतीत होता है, चुनौतीपूर्ण प्रतीत हुआ, जिसमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का परिलक्षण देखने को मिलता है। जैसा मैंने पहले बताया, इसमें हम मूलतः 6 प्रकार की समस्याएं मानते हैं। राजनीतिक स्थायित्व की समस्या, आर्थिक स्थायित्व की समस्या, और चूँकि अगर उनका भौगोलिक परिदृश्य ऐसा है, उनकी भौगोलिक जो स्थिति है वो ऐसी है जिसके कारण वो आसपास ऐसे किसी भी शक्तिशाली राष्ट्रों से घिरे हुए हैं जो उनकी भौगोलिक असीमितता के लिए चुनौती बन सकता है, तो वो सुरक्षा का प्रश्न भी उनके संविधानवाद को बार बार एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत होता था। राजनीतिक सत्ता की व्याख्या, सत्ता है
सरकार है, लेकिन वो जन आधारित नहीं है, जनता द्वारा चुनी हुई नहीं है, तो उसकी वैधता नहीं होने के कारण भी संविधानवाद को चुनौती मिलती थी। क्योंकि संविधानवाद का सीधा सा आशय ये है कि विधि के आधार पर ऐसा शासन जो सरकार पर ऐसे नियंत्रण स्थापित करे जो लोकहित में हो, लोक कल्याण में हो और लोक सहमति पर आधारित हो। लेकिन जब हम राजनीतिक सत्ता की वैधता की बात करते हैं तो वैधता का सीधा संबंध उन जन स्वीकृति और जन सहभागिता से होता है जो किसी भी सत्ता को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष भागीदारी से प्राप्त होती है। तो ये चुनौती भी हमने विकासशील राष्ट्रों के संदर्भ में देखी। आधुनिकीकरण में बात हो का मतलब चाहे वो शिक्षा के स्तर पर हो, चाहे बाजार के स्तर पर हो, चाहे सामाजिक संबंधों के स्तर पर हो, चाहे प्रशासनिक सुधारों की दृष्टि से हो, क्योंकि आधुनिकीकरण को लेकर किए जाने वाले प्रयोग एकाएक वहाँ के सामाजिक परिदृश्य से मैच नहीं करते थे, उसके अनुरूप नहीं हो पाते थे। तो आधुनिकीकरण है तीव्र विकास, लेकिन अगर समाज उस परिवर्तन को, उस आधुनिकीकरण के प्रयोग को उतनी सहजता से स्वीकार नहीं कर पाता है, तो आधुनिकीकरण के लिए किए जाने वाले प्रयास एक बड़ी बाधा के रूप में भी सामाजिक विकास के दरमियान उत्पन्न होते हैं। तो ये चुनौती भी विकासशील राष्ट्रों को देखने को मिलती है। और छठा और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक विकल्प के रूप में चुनाव की समस्या। क्योंकि विकासशील राष्ट्रों के सामने जो सबसे पहले समस्या आई कि उनके सामने दो प्रकार के मॉडल थे, दो प्रकार के प्रतिमान थे संविधानवाद के। एक तो वेस्टर्न मॉडल और दूसरा कम्युनिस्ट मॉडल। वेस्टर्न मॉडल उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था का था, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति का चुनाव, व्यक्ति का निर्णय, व्यक्ति की सहभागिता अर्थात व्यक्ति की स्वतंत्रता का आधार और केंद्र तत्व को स्वीकार किया गया और उसके बाद में व्यवस्था की स्थापना को उस आधार पर स्पष्ट किया गया। जबकि कम्युनिस्ट मॉडल में विचारधारा के आधार पर यह देखा गया कि आर्थिक तत्व महत्वपूर्ण है, व्यक्ति को सिर्फ आर्थिक समानता प्राप्त हो जाती है तो उसकी स्वतंत्रता को हम दोयम दर्जे का मान सकते हैं, दूसरे स्तर पर रख सकते हैं। तो वस्तुतः राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्वतंत्रता और आर्थिक सामाजिक समानता में से कौन से विकल्प का चुनाव वो अपने देश के लिए करे, ये चुनाव की समस्या विकासशील राष्ट्रों के सामने उपस्थित होती रही। फलतः जो संविधानवाद का स्वरूप उभर कर आया विकासशील राष्ट्रों में, वो ना तो उदारवादी लोकतंत्रों की तरह स्पष्ट था और ना ही साम्यवादी मॉडल की तरह स्पष्टता का आधार लिए हुए थे। हम साम्यवादी मॉडल को भी पूर्णतः सफल मॉडल नहीं मानते हैं, हमारे जो ऐतिहासिक अनुभव हैं, लेकिन विकासशील राष्ट्रों के सामने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में 60-70s का जो डेवलपिंग एरा था आइडियोलॉजिकल बेसिस पर, उसके बाद में भी हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ चुनाव की समस्या, राजनीतिक स्तर पर राजनीतिक विकल्पों के चुनाव की समस्या का सामना विकासशील राष्ट्रों को करना पड़ा। तो इससे क्या हुआ, संवैधानिक व्यवस्था और संविधान होने के पश्चात भी, विधि का शासन होने के पश्चात भी वहाँ संविधानवाद उतना स्पष्ट रूप से नहीं उभर पाया। संविधानवाद की अवधारणा को हम इंगित नहीं कर सकते हैं कि ये लक्षण है जो विकासशील राष्ट्रों में संविधानवाद को स्पष्ट करते हैं। तो हम ये मानकर चलते हैं कि संविधानवाद अभी भी कुछ राष्ट्रों में निर्माण की अवस्था में है, क्योंकि वहाँ संविधान को चुनौती मिलती है। संविधानवाद कुछ राष्ट्रों में मिश्रित प्रकृति का है, जहाँ पर उदारवादी लोकतंत्र और साम्यवादी मूल्यों का सम्मिश्रण करने का प्रयास किया जाता है। संविधानवाद विधि के शासन और संविधान के आधार पर प्रवाह के चरण में है, विकास के चरण में है। अभी उसमें उतनी जिसको कहते हैं परिपक्व अवस्था उस राष्ट्र के संविधानवाद में नहीं आई है। और तीसरा है संविधानवाद दिशा रहित चरण में, जिसको अपनी दिशा स्पष्ट नहीं है कि उसका प्राथमिक लक्ष्य राजनीतिक स्थिरता है या प्राथमिक लक्ष्य आर्थिक विकास है या प्राथमिक लक्ष्य सामाजिक पुनरुद्धार है या रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोसाइटी है। इस तरीके का जब तीनों प्रकार के लक्ष्यों में मतभेद होता है या स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, तो फलतः उसका प्रभाव राजनीतिक व्यवस्था पर और राजनीतिक सहमति पर भी पड़ता है। और इन सभी तत्वों और सभी समस्याओं में सबसे दो महत्वपूर्ण कारक जो संविधानवाद में उभर कर आते हैं कि किसी भी देश की जनता अपने देश के संविधान में विश्वास रखते हुए उस व्यवस्था को स्वीकार करती है, उसके द्वारा किए जाने वाले निर्णयों को स्वीकृति प्रदान करती है। लेकिन विकासशील राष्ट्र में हम ये देखते हैं कि जब सरकारों की वैधता पे ही संकट उत्पन्न हो जाता था और जब समाज की दिशा, सामाजिक विकास की दिशा क्या, उसके बारे में ही अस्पष्टता रहती थी, तो संविधानवाद के किसी एक परिकल्पना या एक मॉडल को अपनाया जाना इनके लिए संभव नहीं था।
फलतः हम क्या देखते हैं कि इनके साधन यद्यपि ये रहे कि जो उत्पादन के साधन हैं उन पर सार्वजनिक स्वामित्व रहे, ऐसी व्यवस्था विकसित की जा सके जिसका जनहित में, सार्वजनिक हित में प्रयोग किया जा सके, लेकिन उसमें स्वतंत्रता उसको उदारवादी लोकतंत्रों की तरह प्राप्त हो जाए। तो इस तरीके से साधन और साध्य का ये जो एक तरीके से हम क्लैश मान सकते